हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी डेफिनेशन हम रीड करेंगे एंड इसके कुछ फीचर्स आज हम रीड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपकी सीएमए की बुक में से ही रीड कर रही हूँ। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। तो प्रॉमिसरी नोट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक तरीके का प्रॉमिस होता है जो कि पेयर करता है कि वो पेई को या फिर उसके ऑर्डर पे किसी को एक सर्टेन डेट को सर्टेन सम ऑफ मनी है वो पे करेगा, ठीक है। एंड इस पे स्टैम्प लगी हुई होती है, स्टैम्प ड्यूटी पेड होती है प्रॉमिसरी नोट पे। अगर स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं होगी तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड इस पे डेट मेंशन होती है, उस डेट से हम उसकी मैच्योरिटी को देखते हैं। जैसे मान लो उसके ऊपर मेंशन है डेट 1 अप्रैल, ठीक है। एंड उसकी मैच्योरिटी आफ्टर 2 मंथ है, तो 1 अप्रैल से हम काउंट करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स एंड वो उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है प्रॉमिसरी नोट का। अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 4 क्या बोलता है। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ करेंसी नोट और बैंक नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to his order of a certain person or to a bearer of the instrument, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट ये बोलता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो इसका मेकर होता है, यहाँ पे मेकर कौन होगा, यहाँ पर मेकर कौन होगा, जो पेयर होगा वो यहाँ पे मेकर होगा, क्योंकि वो बना के दे रहा है प्रॉमिसरी नोट की और प्रॉमिस कर रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ये प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होता है, लेकिन इसको हम बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो करेंसी नोट होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। तो वो जो वर्ड है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर वो हम प्रॉमिसरी नोट पर यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको प्रॉमिसरी नोट के ऊपर आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आरबीआई की यहाँ पे मोनोपोली होती है। जो भी करेंसी नोट्स होते हैं, बैंक नोट्स होते हैं, उस पर ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट पे हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करना है तो वो ये लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे द मिस्टर बी और ऑन हिज ऑर्डर टू सम अदर पर्सन। तो इस टाइप से ही बना हुआ होता है इसका फॉर्मेट प्रॉमिसरी नोट का, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो भी प्रॉमिसरी नोट होगा उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है और साइंड बाय द मेकर। तो इस पर मेकर के साइन होने जरूरी है प्रॉमिसरी नोट पे। अगर इसके मेकर के साइन नहीं होंगे इस पे तो वो इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा। इसके अलावा इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, मतलब यहाँ पर कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होगी। कंडीशन अटैच होने का मतलब ये है कि एक सर्टेन डेट लिखी हुई होगी, उसी डेट को पेमेंट करना है और इसके अलावा और कुछ कंडीशन अटैच नहीं हो सकती है। जैसे मान लो ए बोल देगी कि जब मुझे गुड्स की डिलीवरी मिल जाएगी उसके बाद ही पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये एक टाइप की कंडीशन हो गई। तो इस टाइप की कंडीशन प्रॉमिसरी नोट में नहीं हो सकती है, ये अनकंडीशनल होता है हमेशा, ठीक है। एंड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो या तो सर्टेन पर्सन को, जैसे मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी को पेमेंट करूंगा, या बी के ऑर्डर पे किसी और को वो पेमेंट कर सकता है ऑन अ सर्टेन डेट और सर्टेन मनी। तो यहाँ पर डेट भी सर्टेन होना जरूरी है और मनी भी सर्टेन होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख या 2 लाख का पेमेंट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मनी का भी सर्टेनिटी होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है मेकर एंड पे, इसकी दो पार्टीज होती है। मेकर किसको बोलते हैं? द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर, ठीक है। तो जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट को एंड प्रॉमिस करता है पे करने का, मतलब यहाँ पर जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेकर, ठीक है। एंड पेई कौन होता है? द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड द पेई। तो जिसको पेमेंट करना है उसको हम क्या बोलेंगे? पेई, ठीक है। अब कुछ फीचर्स दे रखे हैं प्रॉमिसरी नोट के। फर्स्ट ये बोलता है द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग। तो प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ओरल प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मस्ट कंटेन द अंडरटेकिंग टू पे एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ठीक है। तो इसमें अंडरटेकिंग टू पे एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, मतलब उसमें साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। जैसे मिस्टर ए बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग उसको इसकी लेनी पड़ेगी एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस उसको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसमें रिटर्न में राइटिंग में लिख करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है द प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई तरीके की कंडीशन अटैच नहीं हो सकती है, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। मेकर के इस पे साइन होनी चाहिए एंड इस पर जो भी सम पेबल है वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 लाख या 2 लाख का पेमेंट करूंगा, जो मनी पेबल है वो हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। नेक्स्ट ये बोलता है द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी
एंड मनी ओनली, ठीक है। तो केवल मनी का पेमेंट करने के लिए ही प्रॉमिसरी नोट बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम के अंदर जैसे तुम मुझे राइस सप्लाई करो, मैं तुम्हें गेहूँ सप्लाई करूँगा, तो इस तरीके के यहाँ पर बार्टर सिस्टम के अंदर हम प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते हैं। कंसिडरेशन ओनली इन मनी पेबल होना चाहिए, तभी प्रॉमिसरी नोट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन। तो जो इसका बना रहा है प्लस जो इसका पेई है वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बी, सी या डी को पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेकर भी सर्टेन होना चाहिए और इसका पेई भी सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है जो स्टैम्प ड्यूटी है उस पर पेड होनी चाहिए। पहले ही बताया था मैंने आपको। ये बोलता है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर ये बोला गया है कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो यहाँ पर स्टैम्प्ड होना चाहिए, और अगर स्टैम्प नहीं होगा प्रॉमिसरी नोट तो उस केस के अंदर वो वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है इट मस्ट कंटेन अ डेट। तो इस पर डेट होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि उसकी मैच्योरिटी है वो उसी डेट से देखी जाती है, ठीक है। जैसे 1 अप्रैल को अगर प्रॉमिसरी नोट बनाए तो उसकी मैच्योरिटी अगर आफ्टर 2 मंथ है तो हम 1 अप्रैल से वो आफ्टर 2 मंथ काउंट करेंगे, ठीक है। एंड 10th पॉइंट ये बोलता है कि मैंने आपको बताया था इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर कुछ चीज़ों की लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर भी अगर पेमेंट नहीं मिलता तो उसकी 3 मंथ्स की लिमिट है, ठीक है। अगर 3 मंथ्स तक पेमेंट नहीं मिलता है तो 3 मंथ के बाद में यहाँ पर शू कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है द लिमिटेशन पीरियड फॉर द प्रॉमिसरी नोट टू फाइल द सूट इज 3 मंथ्स नहीं 3 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नोलेजमेंट। तो ठीक है, जिस डेट को भी प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट हुआ है या एक्नोलेज हुआ है, जो डेट उस पर लिखी हुई है उससे वो 3 ईयर्स तक उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर 3 ईयर्स तक पेमेंट नहीं हुआ तो उस पर शू किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा प्रॉमिसरी नोट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। ये सब इलस्ट्रेशन के अंदर आपको ये देखना है कौन सा प्रॉमिसरी नोट है और कौन सा नहीं है। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? जो हमने ऊपर फीचर्स इसके रीड किए कि सर्टेनिटी होनी चाहिए पार्टीज़ की, मनी की, टाइम लिखा हुआ होना चाहिए, साइन होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए और पार्टी का नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको फीचर्स देखने हैं, कहाँ कौन से एग्जाम्पल में वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अगर वो फीचर्स मिल रहे हैं तो उस केस के अंदर वो प्रॉमिसरी नोट है, अदरवाइज वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है तो आप वहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉवर क्या करता है, लिख के देता है कि मुझे 3 मंथ्स में इसका पेमेंट चाहिए, जो मैंने आपको गुड सप्लाई किए या फिर लोन दिया है उसका, ठीक है। ड्रॉई क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एंड ड्रॉवर क्या करता है कि ड्रॉई को 2 कॉपीज़ भेजता है, ठीक है। एंड ड्रॉई क्या करता है, उसमें से एक कॉपी अपने पास रखता है और दूसरी साइन करके वापस से ड्रॉवर को भेज देता है। तो इस टाइप की एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। इसमें एंडोर्समेंट भी हो सकता है थर्ड पार्टी के फेवर के अंदर। ये हम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे और इसके अलावा हम इसके कुछ असेंशियल फीचर्स हैं वो रीड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या बोलता है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, ठीक है। तो अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन मनी only to or to order of a certain person or to bearer of the instrument, ठीक है। तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, कोई भी टाइप की कंडीशन यहाँ पे अटैच नहीं होगी। जैसे ए है, ठीक है, ए ने कुछ गुड सप्लाई की बी को, तो ए यहाँ पर लिख के देगा कि उसे किस डेट को पेमेंट चाहिए और उसको या फिर उसके ऑर्डर को बी पेमेंट करे, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन ए है वो अटैच नहीं कर सकता। यहाँ पर मेकर कौन होगा, यहाँ पर मेकर होगा जो पेई है वो यहाँ पर मेकर होगा। पिछले जो हमने प्रॉमिसरी नोट देखा था उसमें जो पेयर था वो मेकर था, लेकिन यहाँ पर जो पेई है वो मेकर होगा, ठीक है। तो इसकी 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई, ठीक है। ड्रॉवर कौन है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, दैट इज जिसने सप्लाई किया या लोन दिया है, ठीक है। एंड ड्रॉई कौन होगा, जिसके फेवर में वो लिखा जाएगा, ठीक है। एंड पेई कौन होगा, अल्टीमेटली जिसको पेमेंट मिलना है, क्योंकि यहाँ पे एंडोर्समेंट भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर पेई कौन होगा, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे 3 पार्टीज़ क्यों है, यहाँ पे 2 पार्टीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एक्सेप्टेंस है वो वाला यहाँ पर फीचर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट लिख दिया, वो पेयर ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले पेई लिखता है, देन पेयर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखेगा उसको ड्रॉवर बोलेंगे, जो एक्सेप्टेंस देगा उसको ड्रॉई बोलेंगे, एंड अल्टीमेटली जिसको पेमेंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेई। तो यहाँ पर ड्रॉवर भी पेई हो सकता है, या फिर उसने एंडोर्समेंट कर दिया तो कोई और भी पेई हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, द ड्रॉवर इज अ पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे
और हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉवर, ठीक है। तो जो ऑर्डर देता है पे करने का या फिर जो बिल बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्रॉवर। ड्रॉई, द पर्सन इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर, ठीक है। तो ड्रॉई जब बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। एंड पे इज अ पर्सन टू होम द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड द पे, ठीक है। इसके साथ ही हमारी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है फीचर्स का, ठीक है। तो इसके फीचर्स बेसिकली वही है जो हम पहले रीड कर चुके हैं। बस एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंडीशन हमने पिछले जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें रीड किया था कि वो अनकंडीशनल होगा टोटली, लेकिन यहाँ पर जो मेकर होगा वो कंडीशन अटैच नहीं कर सकता है, लेकिन जो एक्सेप्टर होगा दैट इज़ पेयर, वो यहाँ पर कुछ कंडीशन अटैच अपनी तरफ से कर सकता है। तो यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉन अनकंडीशनली होना चाहिए, मतलब जिसने ड्रॉ किया है उसको, दैट इज़ जो कि जिसने गुड सप्लाई की है वो यहाँ पर उसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसका लाइबिलिटी है जिसको पे करने की, वो यहाँ पर कुछ कंडीशन अपनी तरफ से अटैच कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि द कंसिडरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड इन द मनी ओनली, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ फीचर्स वही है जो हम पहले रीड कर चुके हैं। तो इसका भी जो कंसिडरेशन पेबल है वो मनी में होना चाहिए, कोई भी बार्टर सिस्टम वाला यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जो मनी पेड है वो सर्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है 1 लाख या 2 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है। एंड टाइम ऑफ पेमेंट है वो इंडिकेटेड होना चाहिए बिल के अंदर, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट ये बोलता है ऑर्डर टू पे, ऑर्डर इन दिस सेक्शन डज नॉट मीन अ कमांड बट अ रिक्वेस्ट और अ डायरेक्शन, ठीक है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ऑर्डर वो वाला नहीं है कमांड देना, रिक्वेस्ट करना है कि तुम मेरी जगह पे किसी थर्ड पर्सन को पे कर दो, तो एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है It is essential that bill of exchange should point out with the certainty of the party who enters into a contract imported by its terms. Thus, the signature of drawer is necessary, and there cannot be a bill even if an instrument if accepted without signature of a drawer. ठीक है। तो पार्टी यहाँ पर सर्टेन होनी चाहिए, ड्रॉवर भी सर्टेन होना चाहिए, ड्रॉई भी सर्टेन होना चाहिए, और जो ड्रॉवर है उसके सिग्नेचर होने जरूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं है ड्रॉवर की तो उस केस में जो ड्रॉई है वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, वो वैलिड ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है it must indicate a drawee who should be called on to accept or pay it. The drawee must be named or otherwise indicated in the bill with the reasonable certainty, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, तो ड्रॉई भी यहाँ पर सर्टेन होना चाहिए, जो इंडिकेटेड इन द बिल होना चाहिए, बिल में लिखा हुआ होना चाहिए इसका ड्रॉई कौन है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है इट शुड स्पेसिफिकली मेंशन द डेट एंड प्लेस द पेमेंट और प्लेस वेयर इट इज़ ड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और अलग पॉइंट है, पिछले से उसमें प्लेस लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्लेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो इट शुड स्पेसिफिकली मेंशन द डेट एंड द प्लेस द पेमेंट और द प्लेस वेयर इट इज़ ड्रॉन, ठीक है। तो जहाँ से लिखा गया है वेयर इट इज़ ड्रॉन एंड डेट एंड प्लेस ऑफ द पेमेंट, वो सब उसमें मैंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो हर एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए, स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ तो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। अगर वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा तो उसका पेमेंट अगर नहीं मिला तो स्यू भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।